नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह के निवास पर चाय का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं तथा अलग अलग सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से उनकी जरूरतों और योजनाओं के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारियां ली। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन भी उपस्थित रहा और उन्होंने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने पर ध्यान भी रखा। वहीं धामी ने नागरिकों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और प्रशासन को सुझाव देने में सहयोग करें। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने लिया चाय का आनंद। इस दौरान ग्रामीणों से उनका हालचाल जानते भी नजर आए। तो वहीं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार दीवान कनवाल के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी शोक भी व्यतीत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीवान कनवाल ने उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और लोक संगीत को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके निधन को प्रदेश की सांस्कृतिक दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही शोक संतप्त परिजनों और उनके प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति देने की कामना भी की। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल में विधायक कई विभागों से जुड़े सवाल पूछेंगे और विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। सदन में कई विधायकों पर चर्चा और पारितकरण होगा। राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार होगा। वहीं आपको बता दें कि 11 और 12 मार्च को बजट पर चर्चा जारी रहेगी, जबकि अन्य विधायी कामकाज भी पूरा किया जाएगा। कार्य मंत्रिमंडल बैठक में अगले 2 दिन के एजेंडे का निर्धारण भी हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान इस बैठक को लेकर तमाम विधायक चर्चाएं भी करते नजर आएंगे। साथ ही बजट सत्र का ये तीसरा दिन, कई विधायक हो सकते हैं पारित। विकास जनहित के मुद्दों पर इस दौरान चर्चाएं होंगी। साथ ही आपको बताते चले, कई विधायक भी हो सकते हैं पारित और बजट सत्र को लेकर इस दौरान कई हलचल देखने को मिल रही है राजनीतिक मंडल में। जहां उत्तराखंड विधानसभा का ये बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल में विधायक कई विभागों से जुड़े सवाल पूछेंगे और विपक्ष सरकार से जवाब भी मांगेगा। सदन में कई विधायकों पर, आपको बता दें, विधेयकों पर भी विधायक चर्चाएं करते नजर आएंगे। वहीं पारितीकरण भी होगा। राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, 11 और 12 मार्च को बजट पर चर्चा जारी रहेगी, जबकि अन्य विधायी कामकाज भी पूरे किए जाएंगे। कार्य मंत्रणा बैठक में अगले 2 दिन के एजेंडे का निर्धारण भी हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, गैरसैंण से ये खबर सामने आ रही है, जहां 12 मार्च को बजट पर चर्चाएं होंगी। राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चाएं होंगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज ये तीसरा दिन, जहां इस दिन प्रश्नकाल में विधायक हुई विभागों से, कई विधायक जो हैं विभागों से जुड़े चर्चाएं करेंगे, सवाल पूछेंगे। विपक्ष भी सरकार से जवाब मांगेगा। सदन में कई विधायकों पर चर्चाएं, पारितीकरण होगा। तो वहीं आपको बता रहे, चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं चल रही हैं और साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार किन अहम विधेयकों को सदन में लाने जा रही है? बिल्कुल पूजा, आज उत्तराखंड का जो बजट सत्र का तीसरा दिन है और जो पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक हैं, जी जी। तो वो अपने अपने सवाल सदन में रख रहे हैं और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। जो राज्यपाल ने 2 दिन पहले अभिभाषण दिया था। इसके अलावा जो तमाम उत्तराखंड के मुद्दे हैं, विपक्ष जो है बार बार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और कोशिश ही नहीं घेर रहा है। और जो तमाम जो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे अंकिता भंडारी जो हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की बात जो बार बार आ रही है, इसके अलावा जो महंगाई, बेरोजगारी और जो तमाम उत्तराखंड के विकास को लेकर के जो बातें हैं, कहीं कहीं उठा रहा है। पक्ष ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, पक्ष के विधायक भी अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की तमाम छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर के सदन में जो है
कहीं न कहीं जो संबंधित मंत्री हैं उनको घेरने का काम कर रहे हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके लिए भी कई बार जो है स्थिति काफी जटिल बता रही है कि जो विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष इस्माइल आर्य हों, चाहे जो तमाम विधायक हैं, वो कहीं न कहीं अपने ही मंत्री को चाहे भाजपा के विधायक हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों, वो घेरने का काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो एक स्वस्थ चर्चा है वो फिलहाल विधानसभा में चल रही है, और कल भी विधानसभा की ये जो चर्चा है ये जारी रह सकती है, और तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो नियमों के तहत हो रही हैं, और विधायकों के करीब 531 क्वेश्चन हैं 38 विधायकों के, उस पर जो है लगातार चर्चा जारी है। कुछ विधायकों ने अपने कल जो है अपने प्रश्न रखे हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंजूरी है उसके माध्यम से जो तमाम समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए जो है प्रस्ताव जो है पारित किए जा रहे हैं, और जो उत्तराखंड के जो तमाम विधेयक हैं वो भी कहीं न कहीं सदन में रखे जा रहे हैं और उन्हें भी पारित किया जा रहा है। इसमें एक देवभूमि परिवार जो योजना है उसका एक आइडेंटिटी कार्ड जो है उत्तराखंड में बनने जा रहा है, उसको लेकर के भी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वो लगातार सवाल उठा रही है कि जो बजट पास किया गया है वो जो तमाम जो है नॉन प्लान का बजट पास किया गया है, और उसमें कहीं न कहीं जो प्लान के विषय हैं वो गायब हैं, और उसे जो खोखली भाषणबाजी जो है विपक्ष इसे करार दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तो इसका 400 करोड़ का बजट था, और आज जो है 1.11 लाख करोड़ का बजट कैसे जो है हो गया है। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार अपनी छवि चमकाने के लिए 1001 करोड़ से ज्यादा जो है खर्च कर चुके हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार घेर रहा है, और कल कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था। हालांकि सरकार ने जगह जगह बैनर लगा के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्हें रोकने का प्रयास किया। चाहे गैरसैंण की तरफ से आने वाले लोग हैं उन्हें दूसरी तरफ बैरियर लगा के रोक दिया गया करीब 6-7 किलोमीटर पहले, और जो कर्मचारी की तरफ से लोग आ रहे थे उनको दिवाली खाल में एक बैरियर लगा दिया गया और वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया गया। तो तमाम जो विषय हैं वो विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, वो अपनी अपनी समस्याएं जो है उठा रहे हैं, और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसमें स्वास्थ्य चर्चा फिलहाल चल रही है। अभी की बात करूं तो अभी लंच ब्रेक हुआ है, और थोड़ी देर बाद जो है फिर से विधायक जो है अपने अपने सदन के पटल पर रखेंगे। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपको करेंगे। साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज तीसरा दिन है, जहां प्रश्नकाल कई विधायक भी सवाल पूछेंगे। जहां अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि लंच ब्रेक, इसके बाद दोबारा ये सदन की शुरुआत फिर से होगी, जहां इस दौरान कई चर्चाएं होंगी। राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चाएं होंगी, और वहीं आपको बता दें कि 11 और 12 मार्च को भी बजट पर चर्चाएं जारी रहेंगी, और जबकि अन्य विधायी कामकाज भी पूरा इस दौरान किया जाएगा। कार्यमंत्रणा बैठक में अगले 2 दिन के एजेंडे का भी निर्धारण हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले इस बजट में लाखों सवाल जो हैं पूछे जाएंगे, जिसका निस्तारण भी किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड विधानसभा का ये बजट सत्र का ये तीसरा दिन 38वें पढ़ लूं 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत फुटबॉल खेल की प्रतियोगिता के दौरान कोई भी दर्शक मैदान में नहीं जा पाए, जिससे मैच में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो के दृष्टिगत केज लगवाया गया था। केज लगाने से फुटबॉल खेल की प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक सुचारू रूप से आयोजित कराई जाती है। क्रिकेट खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलापार में 2 पिचों के निर्माण के साथ सफलतापूर्वक किया जा रहा है। रणजी अथवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पढ़ा हुआ माना जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हो गया तो पढ़ा हुआ हो गया। नहीं मैम, जो दूसरे बाकी 2 थे वो। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इसके कई भाग हैं। पहले तो क्योंकि सत्ता पक्ष ने माननीय नेता सदन और सरकार को बधाई दी, तो मैं भी 2016 में 200 करोड़ रुपए की लागत से जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार क्षेत्र में मेरी स्वर्गवासी माता जी ने और उस समय की कांग्रेस सरकार ने बनाया, मैं भी उनको आज याद करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा स्टेडियम बनाया जहां हमारे राष्ट्रीय खेल हुए। मेरे प्रश्न है मैम कि फुटबॉल खेल की बात करी जा रही है और टच लाइन पे अगर केज बनेगी, और जो लोग फुटबॉल के खिलाड़ी हैं बेहतर तरीके से जानते हैं, टच लाइन का खेल होता है, टैकल होते हैं,
उस केज से क्या इंजरी नहीं होती है? आपने कोई केज हटाने की योजना बनाई है? साथ ही साथ आप कह रहे हैं क्रिकेट खेल की प्रतियोगिता के लिए आपने 2 पिच बनाए, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। मैम, अभी T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती है। क्रिकेट का खेल जो लोग खेलते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। क्रिकेट के आयोजनों के लिए अगर आपकी दृष्टि अंतरराष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पे स्क्वायर बनाना पड़ता है, खोदना पड़ता है, क्या जो पिच आपने बनाए हैं वो खोद के प्रॉपर्ली क्यूरेट करके क्यूरेटर के सुपरविजन में बनाए गए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने हल्द्वानी स्टेडियम के संदर्भ में भी विषय लिया था, तो मैं शुरुआत वहीं से करती हूँ। हल्द्वानी स्टेडियम में बहुउद्देशीय खेल ग्राउंड, फुटबॉल, हॉकी, 400 मीटर की एथलेटिक ट्रैक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, छात्रावास भवन, प्रशासनिक भवन, दर्शक दीर्घा बने हुए हैं। इसके उपरांत 38वें राष्ट्रीय खेलों में फुटबॉल छात्रावास होने के दृष्टिगत नवीन प्रशासकीय भवन। मैम, मेरा सवाल तो केज पे, आप ये फुटबॉल में केज लगती है कहां देखी है आप लोगों ने? हम लोग फुटबॉल देखते हैं, टच लाइन पे आपने केज लगा रखी है, इंजरी नहीं होगी खिलाड़ियों को? आपके केज का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों तक सीमित था। पहली बात, फुटबॉल कभी भी केज के अंदर नहीं होती है, टच फुटबॉल होती है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर कोई ट्रायल वहां पे कर रहे हैं तो केज का कोई औचित्य फुटबॉल खेल में नहीं है। कहीं के नियम है, फीफा ने नए नियम लाए हैं, या फिर हमारी जो फेडरेशन है फुटबॉल की, वो नए नियम लाई है कि केज लग के फुटबॉल होगी, तो इसका उल्लेख कर दीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर केज क्यों लगा, इसका कारण मैं वैसे प्रश्न के उत्तर में दे चुकी हूँ। और केज क्यों लगाया गया? खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए, दर्शक मैदान में ना उतरे, इसके लिए केज लगाया गया। निर्बाध तरीके से आज वहाँ पे फुटबॉल के कॉम्पिटिशन्स और फुटबॉल वहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि केज लगाने से किसी प्रकार से किसी गेम को बाधित हो रहा हो, ऐसा नहीं है। रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट के लिए 2 पिच जो है वह गोलापार स्टेडियम में तैयार किए गए हैं, जिस पर क्रिकेट खेला भी जा सकता है और जिस पर क्रिकेट प्रैक्टिस की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए इस प्रदेश के खिलाड़ियों की, यहाँ की जो युवा प्रतिभाएं हैं जिन्हें देश। तो वहीं देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आगामी यात्रा सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए लगभग 121 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमानित बजट पारित किया गया। बैठक में बद्रीनाथ धाम के लिए करीब 7 करोड़ रुपए, केदारनाथ धाम के लिए 63 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही दोनों धामों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई अहम प्रस्ताव सर्व समिति से पारित किए गए। समिति ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। तो वहीं आपको बताते चले, यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं, जहां यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए गए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने 2026-27 यात्रा सत्र के लिए करीब 121 करोड़ रुपए का बजट किन प्रमुख कार्यों पर खर्च करने का फैसला किया है? आर्थिकी का एक बड़ा आधार चारधाम यात्रा है और यहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोगों का रोजगार रहता है और कई लाख लोग जो है चारों धामों में आते हैं। तो इसी को देखते हुए BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, उसकी बजट बैठक हुई है और अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें जो आगामी यात्रा सत्र है उसके लिए 121 करोड़ रुपए का जो है बजट पारित किया गया है। और बैठक में बद्रीनाथ धाम के लिए लगभग 57 करोड़ और केदारनाथ धाम के लिए 63 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही जो दोनों हिंदू धर्म के जो प्रमुख धाम हैं, इनमें जो है गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई अहम प्रस्ताव जो है सर्व समिति से पारित किए गए हैं। समिति ने कहा है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होती हैं लोगों को, उसका कहीं ना कहीं तमाम जो सुविधाएं हैं जो हमारे दोनों धाम हैं वहाँ पर विकसित की जा रही हैं, चाहे मास्टर प्लान की बात करें या वहाँ पर बद्रीनाथ धाम की बात करें, वहाँ पर केदारनाथ धाम की बात करें, वहाँ पर तमाम ऐसे विकास कार्य किए जा रहे हैं ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित दर्शन कर सकें और उन्हें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ेगी।
जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने के प्रस्ताव को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी आशीष? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा विषय है और इसको लेकर के जो विपक्षी दल हो, चाहे जो कम्युनिस्ट हो, तमाम लोग इस पर जी सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर के जो प्रक्रिया होगी, कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसमें जो रोक लगाई है वो जी सिर्फ मंदिर परिसर में एंट्री पर रोक लगाई है। जी मंदिर के बाहर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन जो गेट होगा, कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल है उस पर, उसके अंदर कहीं ना कहीं आईडी चेक की जाएगी कि जी जी आपका क्या आधार कार्ड है, क्या प्रूफ है आपके पास। कहीं ना कहीं वो सब प्रक्रिया के तहत पहले से ही, वैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और उसमें शुल्क भी लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो वो जी लोग जो है चार धाम यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी यात्रा के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थाओं को और क्या नई योजनाएं बनाई गई हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, चाहे गंगोत्री या यमुनोत्री धाम हो, वहाँ पर तमाम विकास कार्य भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और चाहे हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन में भी कहा था कि जो केदार खंड माला है, मानस खंड माला है, ऐसे जो पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो मासू देवता मंदिर हो या टिम्बर सैंड हो या गुंजी क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं पर्यटन या धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो है बजट पास करके वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें दिक्कत न हो। तमाम जो मार्ग हैं उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है। कई जगह ऐसी जी स्थिति है जो मार्ग है वो कई जगह से वॉश आउट हो रखे हैं, कई जगह से रोड जो है जी जी बननी है, कई जगह दीवारें लगनी है, तमाम काम हो रहे हैं और उसको लेकर के लगातार सरकार संजीदा है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी मंदिर समिति की इस बैठक में और कौन कौन से अहम प्रस्ताव पारित किए गए? बिल्कुल, कहीं न कहीं जो मंदिर समिति की बात करें तो इसमें कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, वहाँ पर जी रहने की सुविधा हो, तमाम जो दोनों धामों में परिसर हैं और आसपास, आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम अपने आप में एक नगर पंचायत भी है, तो वहाँ पर तमाम काम किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। उसको लेकर के कहीं न कहीं बीकेटीसी द्वारा बजट पास किया गया है और हर बैठक पे कहीं न कहीं जो है इसके लिए प्रावधान किए जाते हैं और विकास कार्य जी किए जा रहे हैं। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल में पुलिस ने महादेवपुरम और रावली महदूद क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 407 लोगों का सत्यापन किया। वहीं किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 50 मकान मालिकों पर कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभियान के समय पूरे इलाके पर आपको बता दें उड़ने वाले यंत्र से निगरानी रखी गई और साथ ही बाहरी राज्यों से आकर रह रहे लोगों का भी विवरण भी तैयार किया गया। सत्यापन के दौरान 20 लोग ऐसे मिले जो मौके पर वैध कागजात नहीं दिखा सके। पुलिस ने उनसे पूछताछ कर आवश्यक कार्यवाही कर रही है। तो वहीं रुड़की में देवभूमि निकाय उत्तराखंड संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन, नियमितीकरण और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। इस दौरान सफाई संघ के नगर महामंत्री नरेश गोदिया और साथ ही आपको बता दें गोडियाल ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। चैनल का धन्यवाद जो समय समय पर आप हमेशा जब भी कर्मचारी कोई समस्या होती है आप तुरंत हमारी मदद के लिए आते हैं, हमारी आवाज़ को साथ से उठाने के लिए आते हैं। हड़ताल करना कोई एक बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मजबूरी भी हमारी है
हमारे नगर निगम में 2003 से लेके अब तक 20-21 साल हो गए स्वच्छता समिति आउटसोर्सिंग कूड़ा वाहन लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसको पक्का करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव भी पास हो चुका है। 3 मार्च 2025 में बिंदु संख्या 1 पर प्रस्ताव पास है कि इनको नियमित किया जाए। हमारा नगर निगम नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय से भी हमारा निवेदन है, जब बोर्ड में आप करोड़ रुपए की संपत्ति पास करा सकते हो विकास कार्य के लिए, तो आप ये प्रस्ताव पास करा सकते हो कि कर्मचारी को पक्का किया जाए। और मेन हमारा मुद्दा ये है कि नगर निगम रुड़की में नगर आयुक्त महोदय और मेयर द्वारा मतलब एक थर्ड कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, ताकि नगर निगम से हमारा हाथ मतलब रोजी रोटी चली जाए। अभी बताओ, अभी तो हम कोई समस्या होती है निगम के पास चले जाते हैं, अपनी समस्या लेकर अधिकारी हमारे सुन लेता है। कल को तो अधिकारी हमें साफ साफ कहे भाई आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप कंपनी कर्मचारी हो, कंपनी से बात करो। तो हम कंपनी नहीं चाहते। जब बोर्ड में प्रस्ताव पास है नियमितीकरण का, पक्का करने का, सुविधा में करने का या समान वेतन समान कार्य देने का, तो हमारे महापौर मेयर और नगर आयुक्त महोदय हमारे शासन से प्रस्ताव पास करके हमें नियमित कर दे, हमारी लड़ाई खत्म। प्लान तो देखो, प्लान तो एक मजबूरी बनती है। अभी हमारे नगर निगम से नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक पत्र जारी हुआ है कि कार्यालय आदेश, हमें अभी वार्ता के लिए बुलाया गया है कि कुछ पदाधिकारी 2-4 आकर वार्ता कर ले। तो हमने उस पर आपस में सलाह करी कि ठीक है, हम नगर आयुक्त महोदय का धन्यवाद करते हैं जिनने हमारी समस्या सुनकर हमें वार्ता के लिए बुलाया, क्योंकि रमजान भी चल रहे हैं, शहर में गंदगी फैल गई। देखो, हमें कल भी हम ही काम करते हैं, आज भी हम कर रहे हैं और कल भी हमें करना ही है। हमारे शहर में हम चाहते हैं कि हमारे शहर में कोई समस्या खड़ी हुई है, हम वार्ता के लिए जा रहे हैं। अगर कोई हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, हम ये धरना प्रदर्शन वापस ले लेंगे, स्थगित कर देंगे। किसी कारण अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो ये धरना जारी रहेगा। जी, अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया हुआ है। इसकी सूचना हमने नगर आयुक्त महोदय और आईटी महोदय को दे रखी है और निदेशालय भी हमने इसकी कॉपी भेज रखी है और राज्यसभा के कर्मचारी आयोग सदस्य हो उसको भी हमने कॉपी भेज रखी है। सूचना सबको बराबर दे रखी है और हमारे संगठन के पदाधिकारी है जो प्रदेश में काशीपुर में, उनको हमने लिखित में सूचना दे रखी है। जो हमारे मोहल्ले यहाँ 3 प्रकार के कर्मचारी हमारे नगर निगम में, कुछ हैं लगभग 93 के आसपास हमारे परमानेंट हैं पर्यावरण में, तो उसके अलावा 350 हैं मोहल्ला स्वच्छता समिति के और 150 के आसपास हैं आउटसोर्स के। तो इनको इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था 25 फरवरी 2026 को। इनकी मुख्य मांगें थी कि जितने पर्यावरण मित्र हैं जो आउटसोर्स या मोहल्ला स्वच्छता समिति के हैं, उनका वेतन 30,000 किया जाए। तो चूँकि पूरे राज्य में कहीं भी अभी पर्यावरण मित्र का वेतन नहीं है 30,000, तो हमने उनको रिप्लाई दिया उनके लेटर के क्रम में कि ये शासन स्तर का मैटर है और शासन स्तर पे जैसे भी कहीं भी लागू करते हैं हम आपको उसमें जो डायरेक्शन होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। दूसरा इनका ये था कि जो 60 साल से ऊपर के यहाँ आउटसोर्स या उसमें मोहल्ला स्वच्छता समिति में कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को 60 साल से ऊपर वाले को भी यहाँ रखा जाए और उनको उनसे कार्य लिया जाए। तो चूँकि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसमें किसी भी कर्मचारी जो अधिवर्षता आयु पूरी कर लेता है, चाहे परमानेंट हो, चाहे स्वच्छता समिति हो या आउटसोर्स, उनको हम नहीं रख सकते। तीसरा इनका है कि जितने भी 2003 से 2024 तक कार्य कर रहे हैं इसमें स्वच्छता समिति और आउटसोर्स, ये स्वच्छता समिति और आउटसोर्स का दर्जा अभी संविदा का भी नहीं है। आउटसोर्स में होता है कि जब हमारे कर्मचारी कम होते हैं तो हम फर्म के माध्यम से कर्मचारी मंगाते हैं, वो फर्म जो है कर्मचारी सप्लाई करती है, हम उनके जो देयक होते हैं वो कर्मचारी। तो वहीं देहरादून में सिद्ध योगी श्री गुरु राम राय महाराज ने जन्म उत्सव के तीसरे दिन ऐतिहासिक नगर परिक्रमा का भव्य रूप से निकाली गई, जहां श्री दरबार साहिब से शुरू हुई इस परिक्रमा का नेतृत्व सज्जादे गद्दी नशीद महंत देवेंद्र दास महाराज ने किया। नगर परिक्रमा में 25,000 से ज्यादा संगतों ने भाग लिया। साथ ही आपको बता दें कि जिस जिस मार्ग से परिक्रमा गुजरी वहां दून वासियों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। पूरे रास्ते गुरु राम राय महाराज और महान देवेंद्र दास महाराज के जयकारे गूंजते रहे। झंडा रोहण के दूसरे दिन सप्तमी को जो पुराना देहरादून नगर है, जब श्री गुरु राम राय जी महाराज यहाँ पे तपस्या करते थे तो वो संगतों को सुबह शाम जो है परिक्रमा करके दर्शन देते थे, उनका दुख दर्द बांटते थे। तो संगतें जो है उसी पथ का, उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो आज नगर परिक्रमा दरबार साहिब से और विभिन्न मार्गों से गुजरकर इस समय घंटाघर और पलटन बाजार में बड़ा उत्साह जो है संगतों में है। और जो हमारी स्थानीय संगतें हैं, देहरादून की जो जनता है, वो बाहर से आई संगतों का बड़ा आदर पूर्वक और बड़ा अतिथि सत्कार कर रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और जगह जगह जलपान के ऊपर जोश कर रहे हैं। तो बड़ा उत्साह सारी संगतों में।
फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।